नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात चुनाव होने में कुछ महीनों का समय शेष रह गया है और ऐसे में चुनावी वादे और चुनावी सौगातों का दौर जो है वो एकदम से चालू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि लगातार जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ही कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरीके से गुजरात दौरे के दौरान सौगातों का पिटारा खोल दिया। अमित शाह का भी दौरा देखा, उन्होंने भी कई सारी जो कार्य योजनाएं थी उनका शिलान्यास किया था, वो अपने आप में एक अहम था। और इसमें अब एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कई चुनावी सौगातों की घोषणा कर दी है गुजरात चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार जो है वो सत्ता में आती है तो निश्चित ही तौर पर हम कई चुनावी सौगातें और कई मूलभूत जरूरी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएंगे। इसी में एक सौगात का जिक्र और कल उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में अब गाय को लेकर उन्होंने गारंटी दे दी और उन्होंने कहा है कि 40 रुपए प्रति गाय हर दिन खर्च करने का ऐलान किया है। मतलब कि अगर हमारी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो 40 रुपए प्रतिदिन गाय को लेकर दिए जाएंगे आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारी साथी सहयोगी वैष्णवी से और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर ऐलान किया है कि अगर वहां पर उनकी सरकार बनती है तो गायों के रखरखाव के लिए वो हर दिन 40 रुपए देंगी। केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो वो देखभाल के लिए 40 रुपए प्रतिदिन खर्च करेगी। साथ ही उन्होंने गारंटी की घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार अगर बनती है तो उसके रखरखाव के लिए 40 रुपए तो देगी। साथ ही में हर जिले में ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है उनके व्यवस्था के लिए भी खर्च करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो समीकरण जो बन रहे हैं गुजरात में इस पर भी उन्होंने लेकर बात की। बाकी अब देखते हैं कि चुनाव जो होने हैं वहाँ पे उस पे वो वादों पे अपने खड़े हो पाएंगे या नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो निश्चित ही तौर पर एक बात निकलकर सामने आ रही है और इसी मुद्दे पर इस बात का मतलब उत्तर लेने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और लगातार एक बड़ा वादा उन्होंने कल फिर किया है कि गुजरात में गायों की समस्या यहाँ की कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से मालधारी समाज के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को उजागर किया था और जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने गायों को लेकर एक गारंटी की घोषणा कर दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, चुनावी माहौल तो बन चुका है शोभित और केजरीवाल दिल्ली से गुजरात, गुजरात से दिल्ली हफ्ते में 1-2 बार तो आना जाना रहता है उनका और डिप्टी सीएम जो दिल्ली के उनका भी और अलग अलग कई नेता है उनके भी आते रहते और जब आते हैं तब एक गारंटी दे के यहाँ से जाते हैं और फिलहाल गारंटी देने की बात है तो इसमें देने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है। जो गारंटी फिलहाल कोई भी पक्ष हो, अकेले हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी हो उसका मैनिफेस्टो क्या है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जब भी चुनावी रणनीति के तहत सभी जो पक्ष है वो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ लुभावनी जाहिरातें करने में लगातार जैसे होड़ चली हो वैसा एक माहौल बनाते हैं। अब बात रही अरविंद केजरीवाल जी की, वो तो जब से गुजरात के दौरे पे आने लगे हैं पिछले कई महीनों से अपनी गारंटी देने और वादा करने से मुकरे नहीं है। अब सत्ता में आएंगे तब ये देना है ना, अभी तो बोलना है। रही बात सत्ता में आएंगे तो देंगे, तो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है। भले वो 100% नहीं हुआ होगा लेकिन जो जो उन्होंने बोला था कि हम सत्ता पे आएंगे तो ये चीज करके दिखाएंगे। देखो, सबसे ज्यादा बिजली का जो बात थी अरविंद केजरीवाल की वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय तो बना हुआ था, फ्री बिजली के बारे में। अब उन्होंने पहली टर्म में दिया, दूसरी टर्म में भी वो मतलब दे ही रहे, अभी भी दे रहे हैं वहां पे। लेकिन इसी महीने से उन्होंने ऐसा दिल्ली वासियों को बोला कि भाई जो लोग फ्री बिजली लेना चाहते हैं उनको
अलग तरीके से फॉर्म भर के देना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों करना पड़ा, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत काफ़ी लोग हमको बोलने के लिए आते थे कि जहाँ जहाँ हम पे कर सकते हैं और जो लोग पे नहीं कर सकते हैं उसको फायदे देने चाहिए, हमको नहीं। तो उनको क्या ऐसा माहौल बन चुका है दिल्ली में कि हर घर में से जितने घर हैं उनमें से बहुत सारे परिवार एक आर्थिक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। लगातार 5 साल तक तो फ्री बिजली ले लिया। अब ऐसा क्या हुआ कि वो लोग सामने से बोलने के लिए उनके पास पहुंचे कि हम पे करेंगे और जिसको चाहिए उसको दे दो। जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात की बात पे मैं आऊंगा। अब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई लोग आके मुझे बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से लोग उनके जाके बोल रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट तरीके से मैं बता दूं, गुजरात से जुड़ा हूं इसलिए कि गुजरात के गाय की हालत बिल्कुल खराब नहीं है जैसे केजरीवाल साहब बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको सुनाता हूं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं उनको भी वहां पे उनका भी रखरखाव किया जा सके और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। देखो शोभित, ये जो केजरीवाल साहब बोल रहे थे अभी, वो मैंने भी सुना, आपने भी सुना। दिल्ली में वो 40 रुपया दे रहे हैं, 20 रुपया दिल्ली सरकार दे रही है और 20 रुपया नगर निगम। अब आप वहीं से है और जर्नलिज्म वहीं से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नगर निगम में फिलहाल तो सत्ता में कौन है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सत्ता है। तो अब 20 रुपये और वो दे रहे हैं, 20 रुपये वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, गाय के लिए देंगे और गाय का रख रखाव करने के लिए देंगे। लेकिन गुजरात की जनता को समझना पड़ेगा, हर जिले में पांजरा पोल बनाएंगे। आज भी लगभग मोटा मोटा मैं बोलूं तो पांजरा पोल तो हर जिले में, हर तालुका में नहीं होगी, हर तहसील में शायद नहीं हो पाएगी यहाँ पे, लेकिन हर जिले में पांजरा पोल तो है। एक ये बात है जो वो बोल रहे हैं कि हम हर जिले में बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो स्वायत्त संस्था है, सेवाभावी संस्थाएं हैं, उन्होंने बना के रखी हुई है। गुजरात सरकार की या पिछले कई सरकारों ने वो बनाई नहीं बनाई उसके मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो मुद्दा छिड़ा तो दिल्ली में भी कितने पांजरा पोल बनाएंगे वहां तक बात पहुंचेगी। गुजरात की जनता है तो पूछेगी तो सही ना सवाल। तो बात वो है कि वहां पे मेडिकल सुविधा की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में कितने अस्पताल बनाएंगे वो बात कर रहे हैं। कितने अस्पताल बनाई, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहे। मोहल्ला क्लिनिक अलग बात है, और अच्छी से अच्छी तरीके की जो अस्पताल है वो आम आदमी पार्टी सरकार पे आई और उसके बाद कितनी बनी उसका आंकड़ा उनको देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके गारंटी देनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में जब भी आते हैं तब सरकार बनाने के बाद गायों को ये देंगे, बेरोजगार को ये देंगे, सब गारंटी देते हैं। सामने भारतीय जनता पार्टी है, वो भी कुछ ना कुछ 27 साल से वो है, तो वो ऐसा तो बोल नहीं पाते हैं ना फिलहाल
कि हम ये देंगे वो देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 27 साल से है और बहुत कुछ देने में उनकी भी जो निष्फल एक जनता देख रही है, वो आईना जनता भी इस बार चुनाव में दिखा सकती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे है तो इस बार भी वो चुनाव में अच्छे वोट से, ज्यादा वोट से और अच्छी सीट से लगातार जैसे पिछली बार जीतते आई थी वैसे आ जाए। इस बार कड़ी टक्कर है आम आदमी पार्टी की एंट्री से। और रही बात कांग्रेस की, तो जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल यहाँ के जो गारंटी दे जाते हैं, ठीक उसी तरह की गारंटी राहुल गांधी भी आके दे गए, अशोक गहलोत भी आके दे गए। वो स्वास्थ्य की बात हो या पढ़ाई शिक्षा की बात हो या अलग अलग समाज के जो प्रश्न है यहाँ के उसकी बात हो, तो अब चुनावी माहौल तो बन चुका है और जनता बहुत बड़ा मजे ले रही है फिलहाल तो शोभित। जी, निश्चित ही तौर पर ये एक बड़ा वादा है, क्योंकि मालधारी समाज की लेकर जो है गुजरात में कई तरह के आंदोलन भी देखे गए गायों को लेकर, और गाय की समस्या अभी किसी एक वीडियो हम देख रहे थे कि उसमें कोई सरकारी दफ्तर है, वहां पर कुछ समाज के लोगों ने गायों को छोड़ दिया, उस कार्यालय के अंदर छोड़ दिया। तो निश्चित ही तौर पर ये जो है इस तरह के आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। और एक दूसरा वर्ग को भी अरविंद केजरीवाल ने टच किया था कि ग्रेड पे की जब बात की थी, पुलिस कमीशन मतलब पुलिस कमीशन को लेकर कि जिस तरीके से ग्रेड पे हमारी अगर सरकार बनती तो हर पुलिस कर्मियों को छुट्टी भी मिलेगी और ग्रेड पे जो है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जाकर उनके बिंदुओं को टच कर रहा है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से टेक ओवर करेंगे? और दूसरी चीज ये बात बन जाती है कि कल उन्होंने स्टेटमेंट में कह दिया कि कांग्रेस इस पूरी मतलब गुजरात के चुनाव के अंदर कांग्रेस की अहमियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई? क्या कांग्रेस की अहमियत वाकई गुजरात चुनाव में कम है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं वो फाइट कर रही है? देखो, एक बात है कि सबसे पहले हम एलआरडी का मुद्दे की बात करेंगे कि गुजरात सरकार ने जो पुलिस कर्मियों का जो मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं वो पुलिस कर्मियों हो या होमगार्ड्स के जवान हो या अलग अलग एलआरडी जवानों की जो बात है उसमें उनका मुद्दा जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। आज भी सोशल मीडिया पे वो लोग फाइट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल जो है, फोर्स है, वो शिस्त वाला बोला जाता है, वो खुल के कहीं भी मतलब तंत्र या सरकार के सामने आते नहीं है, लेकिन जब वो अपनी एक बात रखते हैं तो अनोखी तरीके से रखते हैं। और कई पुलिस कर्मियों ने वहीं पे विधानसभा के जो स्टेप है उसके ऊपर बैठ के भी धरना प्रदर्शन किया था, गांधीनगर में भी किया था। आज भी कहीं ना कहीं वो पुलिसकर्मी असंतोष है सभी बात के लिए। और केजरीवाल अगर ये गारंटी देते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है आने वाले चुनाव के दिनों में, क्योंकि पुलिस वाला है या पुलिसकर्मी है उसका मतलब वो नहीं है कि वो मतदाता नहीं है, उसका परिवार भी मतदाता है। ये बात सत्ता पक्ष को समझनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है ये कॉर्नर से। अब रही बात दूसरी कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस कहीं पे यहाँ पे मतलब वजूद में दिख नहीं रही है। वो केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो उसमें कुछ ना कुछ सत्य बात है। इतना चुनावी माहौल बन चुका है, शायद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव कमीशन भी यहाँ पे मतलब बैठा हुआ है, पूरी नज़र रख रहा है, कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहा है, अपनी टीम कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरा जो माहौल है वो कभी भी मतलब चुनाव कमीशन से तारीख डेट आ सकती है। ये माहौल के बीच में कांग्रेस नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन से जो हमने चर्चा की थी निजरूम में ही, राजकोट से जो अपनी यात्रा निकाली थी, वो फिलहाल पिछले 2 दिन से वो यात्रा कहाँ पे है, क्या है, कौन से नेता उसमें जुड़े हुए हैं, क्या हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई अपडेट नहीं है वो चीज़ के बारे में। अब गुजरात के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जो केजरीवाल यहाँ आके दिल्ली से आके यहाँ पे आके जनता के बीच में गुजरात के मुद्दे जो है वो बोल रहे हैं। हाँ भाई मैं आऊँगा तो ये करूँगा, इतना तो बोल रहे हैं ना वो।
गारंटी कार्ड लेके आते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? वो एक बहुत बड़ी समस्या गुजरात कांग्रेस में है। उसको आना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव के 2-3 महीने ही बचे हुए हैं, तो उनको आना चाहिए। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सटीक तरीके से बताया हुआ है। जी, एक सवाल ये भी मेरा बनता है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर है और बहुत मजबूत स्थिति में है और लगातार उनके नेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमारी जो जन हितकारी योजना है वो जनता को सीधा लाभ पहुंचा रही है और जिसके बलबूते जो है हम गुजरात में मजबूत स्थिति में खड़े हुए दिखते हैं। मालधारी समाज जो है वो कई तरह के ये शिकायत लेकर जो है लगातार आंदोलन करता हुआ दिख रहा है और ये पॉइंट जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गाय को लेकर बड़ा स्टेटमेंट कल दिया है, आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मालधारी समाज है उसके लिए अभी तक क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है? कुछ इस तरह की स्कीम क्या गुजरात के अंदर देखने को मिल रही है जिसमें गायों को जो है लाभ पहुंचाने की बात कही गई हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? ऐसी तो कुछ बात सामने आई नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि मालधारी समाज में भी 2 पक्ष पड़ चुके हैं और उसमें ऐसा है कि हर एक समाज में शोभित अलग अलग पक्ष के नेता या उनके कार्यकर्ता रहते हैं। अब मालधारी समाज है तो उसमें भी समझो कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे या उनके एमएलए होंगे या उनके कुछ स्थानीय नेता होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, आम आदमी पार्टी के है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, फिलहाल तो वो सत्ता में नहीं है तो कार्यकर्ता जरूर है उसमें भी। रही बात मालधारियों के फायदे की बात, तो सत्ता पक्ष करे या ना करे, कांग्रेस करे या ना करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से आके ये बात कर ली है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का माइनस पॉइंट रहता है वहां आके अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं और वहां वो पॉइंट पे उंगली दबा के बैठ जाते हैं कि ये बात मेरी है। तो यही तो मजे की बात है ना कि अरविंद केजरीवाल आते हैं और वही पॉइंट पे पंच मारते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट उसके जरिए बाहर आ जाती है। तो यही मजे की बात है और इस चुनाव इंटरेस्टिंग रहेंगे शोभित। जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि पंजाब चुनाव को लेकर जिस तरीके से दिल्ली की शुरुआत, एक राजनीतिक दल है जो बहुत ही कम समय में कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक सफर जो होता है वो काफी लंबा होता है और जिसके बाद में सरकारें राज्य में अपनी सरकार बना पाती हैं, अपनी सरकार जो है उनकी कहीं ना कहीं गिरती है। तो आम आदमी पार्टी सरकार की बात करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है और टेक्निक और टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी से 21 साबित हो रही है, मतलब एक कदम आगे। और जिस तरीके से वो युवा के द्वारा संवाद करते हैं और राघव चड्ढा को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है गुजरात के अंदर। बात करते हैं पंजाब अगर चुनाव की, तो पंजाब में भी राघव चड्ढा की अहम भूमिका जो नजर आई थी और जिसके बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है पंजाब में देखने को मिल रही। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो फैक्टर हो सकते हैं जो गुजरात की जनता को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे? बिल्कुल, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ आईबी रिपोर्ट जो है वो फिलहाल तो रख लिया है कि अगर आज चुनाव हुए तो जो चुनाव के परिणाम है वो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसी बात केजरीवाल ने दावा कर लिया है। अब वो रिपोर्ट मतलब आईबी का है, उनके खुद की आईबी का है, क्या है वो पता नहीं है हमको, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है। अब दूसरी बात, आम आदमी पार्टी नक्शे कदम चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरह ही। देखो, भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, अपने मंच से खुलकर बोल रही है। आम आदमी पार्टी भी, और अरविंद केजरीवाल हो या अन्य नेता हो आम आदमी पार्टी के, वो भी भारत माता की जय बोल के ही शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम बोलने का उनको कोई हर्ज नहीं है, ये भी बोलते हैं। दूसरी बात है गौ और संस्कृति की बात की, तो भाजपा और उनके जो साथी संगठन है वो भी ये बात करते हैं, ये भी यही बात करते हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात वो है कि अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सभी जगह घूमते हैं फिरते हैं, कभी भी एक बात फिक्स है कि संस्कृति के सामने या संस्कृति जो विरासत है वो मुद्दा को लिए हुए कभी भी वो अनाप शनाप बोलते नहीं है।
हाँ, उसकी बात जरूर रखते हैं कि भारतीय संस्कृति ये थी, हमको सम्मान करना चाहिए, ये थी वो थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करती है। तो साम्यता तो है, और सबसे बड़ी साम्यता वो है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस कहीं पे वो करने में निष्फल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो बहुत खूब तरीके से सीख लिया है और जनता के बीच में वो लोग जा भी रहे हैं। अब गुजरात में वो कितना असर करता रहेगा, जैसे पंजाब में मतलब किया था, वो तो आने वाले दिनों में हम बता सकेंगे। चुनाव के नज़दीक मतलब पहुंच जाएंगे तब वो माहौल कैसा है वो बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं गुजरात के चुनाव के जरिए कि कांग्रेस फिलहाल नजर नहीं आती, तो वो बात में कुछ तथ्य है। जी शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरों के बारे में, और लगातार एक के बाद एक दिन नई नई गारंटी लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को लुभाने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बकरवाल समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके इस दौरे को लेकर। बिल्कुल शोभित जी, आपको बता दूं कि गृह मंत्री का 3 दिन का ये दौरा है और इस दौरे को लेकर सियासी जो सुगबुगाहट है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का तीसरा दौरा बताया जा रहा है। और बता दें कि शाम 5 बजे वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर आज वो बकरवाल समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे और वहां पर एक युवा संगठन है उसे संबोधित भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि यानी कि कल 4 अक्टूबर को वो मां भगवती के दरबार भी जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद वो तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और इसके बाद वो 5 अक्टूबर को बारामूला पहुंचेंगे जहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। सुरक्षाओं के हालात का जायजा करते हुए वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और इसके बाद इसमें बैठक में आपको बता दूं तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। यकीनन ये दौरा काफी अहम देखा जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद ये उनका तीसरा दौरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार अपडेट देने के लिए। जैसा तुषार ने कहा कि 370 हटने के बाद में ये अमित शाह का तीसरा दौरा है जम्मू कश्मीर को लेकर। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव इस साल तो नहीं हो सकते हैं, अगले साल उम्मीद जताई जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और उससे भी जोड़कर इनका दौरा देखा जा रहा है। इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह गुजरात दौरे पर आज शाम को पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब आपको पता होगा हमारी बातचीत हो रही थी, न्यूज़ रूम में ही हो रही थी, और आप ने कुछ दिनों पहले हम ये मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि वो उधमपुर में बम धमाके हुए और बस थी और 2 कंडक्टर वहाँ पे घायल हुए। तो एक हर एक के मन में ये शंका थी, आपने भी सवाल पूछा था कि क्या ये दौरा करेंगे। बहुत समय बाकी नहीं रहा अभी सुरक्षा को लेकर, कैसे होगा ये। तभी हमने आपको ये कहा था कि ये 2 ऐसी शख्सियत है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से वो ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि वो जाएं, ताकि एक मैसेज जो है बिल्कुल साफ जाना चाहिए। जो भी उपद्रवी हैं, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो एक डर का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, जो आतंक का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज जाए। और जो पीपल इन जनरल है देश के, उनको भी मैसेज जाए कि आपका गृहमंत्री ऐसी चीज़ों से डरता नहीं है या आपका प्रधानमंत्री ऐसी चीज़ों से डरता नहीं है। मैं बताऊं आपको, एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल भी है। ये जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई गुजरात के, और आप सभी को याद होगा कि वो उम्मीदवार घोषित हो चुके थे एनडीए की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब, और फिर उनका चुनावी दौरा चल रहा था, तो बतौर मुख्यमंत्री उनका दौरा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। और वो पटना में कार्यक्रम में गए थे, गांधी मैदान था, वहाँ पे धमाके हुए। आईडी सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ, फिर जो है वहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ। तो उस समय के जो पुलिस मुखिया थे अभयानंद जी, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहीं उन्होंने बात करते हुए हमने सुना उनको। उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे थे कि हमने बोले इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये स्लीपर सेल का काम है। एक आदमी पकड़ा भी गया रेलवे स्टेशन पे, वहाँ हमने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, वहाँ पे भी गांधी मैदान में भी ब्लास्ट, ये आईडी प्लांट हुई है। अब इतना बड़ा मैदान और कहाँ कहाँ प्लांट हुई हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले हमने कहा नरेंद्र भाई को कि देखिए ये स्थिति है,
और हमको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, पर इतना मालूम है कि बम लगे हैं वहाँ पे। कहाँ कहाँ एग्जिट लगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अगर ये रिस्क न लें तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे, चाहे धमाका हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जाएंगे। और उसी घटना का एक दूसरे जो विटनेस है, अजय सिंह साहब, जो उस समय बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, आज तो अभी वो इस तरफ आ चुके हैं सिक्के के, पर वो भी उस समय जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनका भी हम बात सुन रहे थे। और कहा कि हम उसी डी में थे, वो जो डी बनता है ना, उसके बिल्कुल सामने जो है प्रेस को जगह दी जाती है। तो फिर डी से पूरा जो वो बनता है, जो वो पूरा खाली रहता है, फिर मंच आता है। तो अभयानंद का ये कह रहा था कि हमको इतना तो पक्का पता था कि डी तक तो उनको नहीं पहुंच, मतलब वहां तक तो बंदोबस्त पूरा मुस्तैद था। अजय सिंह का ये कहना है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वहां एक एसपी तक नहीं था। तो बोले हमने पहली बार जीवन में ये सोचा था, ये डर लगा कि शायद रिपोर्टिंग करते करते मर तो नहीं जाएंगे। बोले बीवी का फोन आया तो हमने बड़ी मुश्किल से अपना धैर्य संभाल के रखा, क्योंकि गांधी मैदान में दूसरे कोने पे उस तरफ में धमाके होना शुरू हो गए थे। तो बोले हमने सुना नरेंद्र भाई को ये बोलते हुए कि अरे भाई इतनी खुशी भी मत बनाओ, अभी ये कोई पटाखे फोड़ने का समय नहीं है। मतलब वो जानते थे कि बम फट रहे हैं। तो ये कुछ इस मनोदशा के और ऐसी मजबूती के व्यक्ति हैं ये लोग, और इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज तो देखिए, जो चीज़ जिनमें जो है तारीफ के काबिल, वो करनी पड़ेगी। आप उनकी नीतियों के, बहुत सारी नीति के आप सहमत नहीं हो सकते कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जो व्यक्तिगत क्षमता है, उस क्षमता को तो आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। वो दोनों में है, वो नरेंद्र भाई में भी है और अमित शाह में भी है। तो आज इसीलिए अमित शाह जो है, उनका जाना निश्चित था, वो जाने ही वाले थे और गए। वो धमाके बमाके से वो डरने वाले लोग नहीं होते, इनकी मानसिकता वो नहीं है कि डर जाएं। वो तो गए हैं। आज देखा वो धर्मस्थल पर जाके उन्होंने दर्शन भी किया है। हाँ, नहीं मतलब हाँ, आज पहुंचेंगे शाम को 5 बजे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो कार्य पद्धति होती है, क्या होती है, वो जाएंगे किसी न किसी धर्मस्थल पे, बिल्कुल जाएंगे, मिलेंगे लोगों से और दिखेंगे, मतलब वो दिखना चाहेंगे लोगों को। वैष्णो देवी का दौरा भी करेंगे। हाँ करेंगे, पर मतलब दे वुड वांट देमसेल्व्स टू बी सीन बाय पब्लिक, कि भाई देखो हम हैं, हम डरते नहीं है। तो वैसा ही रूप आपको देखने को उनका मिलेगा, पक्का मिलेगा। और ये लगातार होता रहेगा। देखिए जी, ये होता रहेगा। एक मेरा सवाल ये है कि देखिए, चुनाव के लिहाज से भी उनका दौरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 370 जब हटी उसके बाद बैक टू बैक 3 दौरे इन्होंने किए, और लगातार हो सकता है इस साल के अंत तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आने वाले साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। उधर आज़ाद साहब ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, तो चुनाव के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो सकता है। और लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो अभी स्थिति बनी, हालांकि आतंकी गतिविधियां अभी भी जारी हैं, और कल एक पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें एक जवान शहीद हो गया था, उसमें घटनाक्रम में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। तो उस नजरिए से अगर हम बात करेंगे अमित शाह, क्या कुछ राजनीतिक स्तर की अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं, बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनमें उनको कैसे भी करके इस बार यहाँ जब चुनाव हो, जैसे आप कह रहे हैं कि 23 में होने की संभावना है, तब तक वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो हिंदू बहुमत है जो जिन्हें भी, वो उनके साथ बिल्कुल उनको अपने ओर खींच लिया जाए। और बाकी जो मुस्लिम वोट्स हैं उनके लिए उन्होंने आज़ाद साहब को समर्थन दिया हुआ है। तो समर्थन देने के बाद अब वो कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कश्मीर वैली में अपनी ताकत इकट्ठा करें, जमाए मजबूती से, और जम्मू में जो है वो अपने वोट जो इकट्ठा कर लें। तो इसके साथ फिर वो अपनी सरकार आज़ाद पार्टी के साथ, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ बना सकते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी और वो कर पाएंगे, हमको लगता है। अच्छा, उनकी यात्रा से जुड़ा हुआ ये सवाल नहीं है, लेकिन आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी की जो है मौजूदगी, अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भाजपा अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है, और जिस तरीके से जो वहाँ पर मौलिक सुविधाएं हैं उनको लॉन्च करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, इन राजनेताओं के अस्तित्व पर किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर है? बहुत बड़ा उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। अगर देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और कंसोलिडेट कर पाते हैं वो उन वोट्स को, जिन वोट्स पर ये लोग अब तक जो है अपनी राजनीति खेलते आए हैं, जो कश्मीर वैली के वोट्स हैं बेसिकली, वो अगर आज़ाद साहब अपने और उसका अगर आधा परसेंट, मतलब 50% भी खींच पाते हैं, तो इनकी राजनीति फिर जो है इनको बस भजन करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है, वही करना पड़ेगा उनको। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मुद्दे पर सीधे चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी के पास में, और उनसे ही जानेंगे कि उनके नज़र में ये दौरा जो अमित शाह का है वो कितना महत्वपूर्ण है। शोभित, सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि चली और नवरात्र के दौरान घाटे की सियासत नई करवट ले सकती है।
क्योंकि अगले 3 दिनों गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में रहेंगे। आज शाम को 5 बजे वो पहुंच जाएंगे, ऐसा अभी तक का अपडेट है। फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पर अनुच्छेद 370 जिस तरीके से तुषार ने भी बताया, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के बाद, आज़ादी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये तीसरा जम्मू कश्मीर का दौरा है। चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच जो रहे इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और दौरे के पहले दिन अमित शाह गुर्जर और बकरवाला समुदाय, ये 2 समुदाय है शोभित वहाँ के, उनको सबसे पहले टारगेट करेंगे और उनको साधने की कोशिश करेंगे। साथ में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय ये जो दौरा है उसमें पूरी तरीके से व्यस्त रहेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत से ही। और आज शाम तक करीब 5 बजे तक वो जम्मू पहुंच भी जाएंगे और शाम को वो गुर्जरों और बकरवालों, ये दोनों कम्युनिटी है शोभित वहाँ की, उनसे वो बात करेंगे और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। 4 अक्टूबर की सुबह वो रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये जो देख रहे हैं हम दौरा 3 दिन का, इसमें एक नवरात्रि है और जिस तरीके से गुजरात और गुजराती होने के नाते वो माता जी और वो जो है वो हमारी जो पूजा अर्चना होती है उस वो भी हो जाएगा उनका। साथ में वहाँ के टारगेटेड ऑडियंस है, जिस तरीके से हमारे एडिटर ने बताया मयूर जानी जी ने, कि जिस तरीके से वहाँ पे जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो मत है उनको भी वो बटोरेंगे। क्योंकि हर बार आप देखो तो वो कोई जिस तरीके से अपने बहुत बार कह चुके हैं कि ये दौरा जो होता है वो दौरे में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, कब और कब क्या हो गया, वो हमें बहुत टाइम के बाद मिलता है। वो बीजेपी का एक पूरा एक पैटर्न रहा है। और जिस तरीके से ये 3 दिन के दौरे की बात करें तो वो जनसभा को भी वहाँ संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत एवं बहुत सारे शिलान्यास भी करेंगे। ऐसी अपडेट अभी तक हमारे पास आ भी चुकी है शोभित। और कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री 5 अक्टूबर को श्रीनगर में जो राजभवन में होने वाली बैठक में जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा हालात, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में और एक जो पृष्ठभूमि है उसमें एक ही चीज़ आती है, ये सुरक्षा के रिगार्डिंग्स। और ये सुरक्षा के रिगार्डिंग्स भी वो समीक्षा भी करने वाले हैं और एक उच्च स्तरीय बैठक भी मिलने वाली है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है जो मनोज सिन्हा जी, और वो सेना और वहाँ के अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी ये बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास भी करेंगे। और उससे पहले वो बारामूला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और पूरे कार्यक्रम की बात करें तो आज शाम जैसे ही वो 5 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और ये 3 दिवसीय दौरे पर सबसे पहले दिन पे अमित शाह शाम को जिस तरीके से बताया गुर्जर और बकरवाला राजपूत समाज के जितने भी प्रतिनिधि मंडल है उनसे वो मुलाकात करेंगे। 4 अक्टूबर को वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो 4 अक्टूबर को ही राजौरी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर को वो श्रीनगर में उपराज्यपाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और सूत्रों से जानकारी जो मिली है शोभित, अभी तो अमित शाह इस दौरे पर अपना ज़्यादातर समय कश्मीर घाटी में बिताने वाले हैं। और इस दौरान जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ के और समाज के कुछ बड़े प्रमुख लोगों को भी वो अमित शाह मिलने वाले हैं और केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, बात करेंगे, वहाँ के उनके हालचाल पूछेंगे, क्या है सिचुएशन वो भी पता लगाएंगे और उनके रिगार्डिंग्स क्या आगे स्टेप लेना है वो भी वो तय करेंगे। ऐसी अभी इनपुट मिली है। और कश्मीर घाटी में अपनी पेट बनाने के लिए अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और वजह यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री कश्मीरियों से सीधा संवाद भी स्थापित कर सकते हैं और वो घाटी में ही बहुत लोगों से मिल सकते हैं। और तभी एक दूसरा इनपुट पे ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह पहाड़ी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जो मयूर जानी जी ने भी बताया, तो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं, ऐसा भी अभी इनपुट मिल रहा है। क्योंकि इलेक्शन नहीं है पर इन फ्यूचर इलेक्शन है और बीजेपी अभी से तैयारी भी कर सकती है। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो क्या, कब, कहाँ, किस तरीके से क्या होने वाला है वो भी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं।
और वो लास्ट में पता चलती कि यहाँ पे आके ये खेल हो गया और अब उसकी इफेक्ट अब आई है। वो बहुत जगह पे ऐसा हुआ है और ये पहाड़ी जो समुदाय है वो पिछले करीबन 25 से 30 सालों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनकी ये मांग तब से यानी करीबन 1991 या 1993 से चल रही है। यानी ये जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय को एसटी का दर्जा मिले, उस तरीके की ये पूरी जंग वो बहुत टाइम से लड़ रहे हैं 1991 से, यानी 20 और 30 यानी 25 एक साल समथिंग हो गए। और दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि अमित शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में सुरक्षा बलों से अधिकारियों से एक साथ एक अहम समीक्षा बैठक भी करेंगे और इसमें आतंकवाद, घुसपैठ और गैर मुस्लिम बाहरी लोगों को हो रही टारगेटिंग किलिंग मुख्य मुद्दा हो सकता है। क्योंकि सुबित पिछले बहुत दिनों से हमने देखा कि टारगेट किलिंग का मुद्दा भी जम्मू कश्मीर में बहुत ही जोर शोर से चला है। हालांकि अमित शाह के इस पूरे दौरे को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि ये पूरा दौरा चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये विकास और सुरक्षा पर केंद्रित दौरा है। अभी ये बीजेपी के नेता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास और सुरक्षा का दौरा है, पर जिस तरीके से पूरा ये टाइमलाइन हम देखना चाहें तो आप समझो कि शोभित नवरात्रि के माहौल से लेके सुरक्षा के माहौल से लेकर बैठक से माहौल से लेकर यानी एक पूरा ये सियासी हम भी नहीं कह सकते, पर अगर वो जा ही रहे तो कुछ तो करके ही आएंगे। इसके लिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ये वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं उनकी क्या अभी पोजीशन है और विकास और सुरक्षा के रिगार्डिंग्स, पर जा ही रहे तो सब साथ में ही लेके आएंगे ना। जी शोभित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, क्योंकि बिहार में क्या सब कुछ सही चल रहा है? एक और मंत्री का इस्तीफा हो गया और उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी कोटे से ये मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री के पद पर शामिल हुए थे। इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है जाने के साथ ही सहयोगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दूं कि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे के बाद अब बीजेपी के जो बिहार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है कि जो नीतीश कुमार की बात नहीं मानेगा, जो उनकी गुलामी नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही इसी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने बोला है, सुशील मोदी जी ने बोला है कि 2 महीने हुए सिर्फ सरकार को बने 2 महीने के भीतर मतलब 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तूफान की चेतावनी दे रहा है। अब देखना होगा कि इसके बाद और क्या क्या इनकी पार्टी में बदलाव आने वाले हैं और क्या क्या तूफान आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो मानसी ने जिस तरीके से बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अगर खुश नहीं है तो इस्तीफा निश्चित ही तौर पर देंगे। इसी पर जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एक मंत्री का पहले इस्तीफा हुआ था और दूसरा सुधाकर सिंह का भी नाम जुड़ गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कल तक इस्तीफा जो है मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह नीतीश कुमार ने उसे मंजूर कर लिया। ये कल एक्चुअली शाम को मंजूर कर लिया था और फिर अपनी अनुशंसा भी दे दी, राज्यपाल को भेज भी दिया। और ये उनके पिताजी जगनंदन जो है वो तो अध्यक्ष है ना वहाँ पे, वो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के पिताजी सुधाकर सिंह साहब के। और उन्होंने फिर ये सबको बताया कि हाँ मेरे बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। और वही ये व्यक्ति हैं इनके पिताजी जो लगातार ये बयान देते आए हैं कि मतलब ये सुधाकर सिंह जो है, आप देखिएगा हमेशा कुछ ये जब से ये भाजपा के साथ इनका ये बंटवारा मतलब अलगाव हो गया, तब से इनका एक बयान रहा है हमेशा इस मुद्दे पर कि हमारी सरकार किसानों के साथ ठीक काम नहीं कर रही है, किसानों को अन्याय कर रही है। और फिर करप्शन जो है विद इन दी गवर्नमेंट जो उनकी ये समझ है कि हो रहा है, तो उसको लेकर भी वो बड़े मुखर होकर बोल रहे थे। तो मुझे याद, मेरे ख्याल से दूसरे मंत्री है ना ये 2 महीने में दूसरे मंत्री है जिन्होंने जो है छोड़ दिया जेडीयू का साथ। और अब वो अगर मंत्री पद छोड़ दिया तो स्वाभाविक रूप से मानता हूँ कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी होगी। अभी उसकी स्पष्टता नहीं हुई है, लेकिन हो ही जाएगा। मतलब आपने अगर मंत्री पद छोड़ दिया है तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि आप विप्लव कर रहे हैं, आप बगावत कर रहे हैं। तो बगावत करते हुए ज़्यादातर आप फिर वहाँ रुकेंगे नहीं,
वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक सुहावना, एक सुनहरा गेट वहाँ पे जो लगा हुआ है, जहाँ पे आप जा सकते हैं अंदर, तो फिर वहीं चले जाएंगे। तो यही होगा। और ये वही चीज़ दर्शाता है जो हम बार बार जब भी करते हैं, बात तो करते हैं कि 25 तक टिक पाएंगे ये, या क्या होगा? ये इससे पहले क्या सरकार गिरा देंगे, या कैसे टिक पाएंगे? और कैसे, मतलब अब नीतीश जी को राष्ट्रीय राजनीति में भी आना है, पर अगर यहीं अपना जो किला जो है, गढ़ है, अगर उसको बचा नहीं पाए तो फिर कैसे वो राष्ट्रीय राजनीति में आ पाएंगे? तो उनको हर तरह से घेरने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए तेजस्वी यादव कल उस ऐसे समय में, अब वो लंदन में है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे लंदन, ब्रिटेन की संसद के सामने एक गांधी जी की 9 फीट की कांस्य प्रतिमा है, और वो प्रतिमा बिल्कुल मैली हो चुकी थी, कचरा लग चुका था, थोड़ी डैमेज थी। तो तेजस्वी जी वहाँ जाके उस प्रतिमा को साफ कर रहे हैं। अब ये करने की क्या ज़रूरत है भाई? यहाँ रहो, यहाँ जो है मतलब सैन लग रही है, आपके गठबंधन जो मुश्किल से बना है, आप कह रहे हैं कि भाजपा को भगाना है, तो कैसे नहीं भगा पाओगे ना? तो पर्यटन बंद करना पड़ेगा इनको, पर्यटन बंद करना पड़ेगा इनको। 24 घंटा 365 दिन यहीं अपने प्रदेश में लगातार लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे मंत्री जाते रहेंगे फिर, और फिर आप कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिलो द बेल्ट वार करती है। वो कैसे भी करती है, आप अपने आप को बचा पा रहे हो क्या? अब आप में वो कौशल्य नहीं है तो फिर आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये एक और इसका एग्जाम्पल है कि एक मंत्री वहाँ से चले गए जिनके पिताजी खुद राष्ट्र अध्यक्ष हैं। अब अगर वो जाते हैं, समझ दीजिए, तो ये बड़ा मैसेज जाता है ना, एक बड़ा संकेत लोगों के बीच में जाता है कि अपने पिता, मतलब क्या उनके पिता उसको समझा नहीं पाए होंगे? पिता तो पक्ष ले रहे हैं उनका, तो फिर क्या वो जाएंगे? हो सकता है। तो आपको सवाल फिर वहाँ पे ये भी तो खड़ा होता है ना कि क्या ये भी चले जाएंगे? तो ऐसे नहीं संभलेगा, इनको करना पड़ेगा कुछ, वरना बहुत मुश्किल है ये। अब देखिए जिसका समय होता है, और उस जब समय आपके साथ होता है आप बहुत मजबूत वैसे ही हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है अभी। अगर आपको उस पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो ऐसे तो नहीं लड़ पाओगे ना। आपको हर तरह से अपने प्रतिद्वंदी से 10 कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी आप उसको जीत पाओगे। अगर जीत भी ना पाओ, कम से कम तो बचा पाओगे, तभी हो सकता है। तो ये एक और उदाहरण है जो अभी हमको देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को लगता है, मतलब सवाल फिर से यही उठता है कि क्या दोनों आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बाहरी आवरण दिखाया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं भी हमने बिहार में बढ़ती हुई देखी, क्राइम की घटनाएं, उस पर भी अंकुश लगता हुआ नहीं दिखा। लोगों ने आंदोलन तक किया, हालांकि वो बात प्रमुखता से सामने नहीं आ पाई है। और ऐसे में फिर से एक सवाल यही उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब अंत में जब कुछ भी मंत्री या विधायक कोई छोड़ के जाता है तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके किले में सेंध लगा रही है और हमारे विधायकों या मंत्रियों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हर बात पे ये तर्क देना क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। अगर वो सही हो तो भी नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि फिर यही है कि आपकी जो छवि है वो लोगों के सामने समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत होती रहती है कि आपको रोने धोने के अलावा कुछ आता नहीं है। मतलब आपको अपनी समस्या का समाधान ना आप खोज सकते हो, ना आप में वो कुव्वत है कि आप खोज पाओ, और फिर आप यही रोना गाते हो, यही रोना धोना कि ये हमको परेशान कर रहा है। अब देखो, ऐसा है कि गली का कोई बड़ा गुंडा हो और वो आपको अगर रोज जो है परेशान कर रहा हो, और उसको आप सिर्फ रोज हो के लोगों को बताया कि यार ये हमको मार रहा है, कूट रहा है, हमसे पैसे छीन रहा है, हमारी दुकान पे आके मुफ्त अनाज लेके जा रहा है, ये सब कब तक रोगे? अगर सही में अगर ये हो रहा है तो उसका समाधान तो ये है कि आप उतने ताकतवर बनो कि वो गुंडा आपकी दुकान पे आए ही नहीं। एक सिंपल सा है ना ये सोल्यूशन। ये अब गली के और भी जो लोग हैं वो भी अगर आपके हेल्प नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ रोने धोने से क्या होगा, ये बताइए? कुछ नहीं हो सकता है। यही है कि फिर ये कहें कि यार ये निर्बल लोग हैं यार, तो जो निर्बल है उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। देखिए, आप उसी का साथ दोगे जो सबल है, क्योंकि फिर वहाँ आपको एक आपके मन में भी वो भावना जो है वो फूलती फैलती है कि यार जिसके जो सबल आदमी हो वो मेरी भी रक्षा करेगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा तो वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। निर्बल के साथ खड़ा रहेगा क्या फ़ायदा? ये काम मानसिकता है। तो जितना रोना धोना करेंगे ना ये लोग, उतना ये लोग जो है और निर्बल होते जाएंगे। और बात जहाँ तक रही, आपने वो हम बात कर रहे थे वो कि 20-20 किलोमीटर तक वो गोली चलाता होकर चला जा रहा है ना। अब देखिए, ऐसा है कि यहाँ सबसे बड़ा ये एक बहुत मुद्दा है, समझने वाली बात है। जब तक भाजपा थी ये हो रहा था क्या? ये नहीं हो रहा था ना।
भाजपा के हटते ही कैसे हो रहा है ये? समझ रहे मेरी बात को? ये अगर हम इतने ऑब्जर्वर के तौर पर समझ रहे हैं, क्या ये लोग जो है सत्ता में बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कुछ घटनाएं आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी कि अगर ये लोग नहीं है? देखिए, एक कहावत सा है पूरा मामला, आपने भी कभी सुना होगा कि अगर क्लासरूम में आपको शांति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो सबसे नोटोरियस स्टूडेंट जो होता है उसको आप मॉनिटर बना दो। जब वो मॉनिटर बन जाएगा तो फिर उसके अलावा तो और कोई है नहीं जो ये दंगा फसाद करने वाला है। तब वो मॉनिटर बन जाएगा तो फिर कौन करेगा? तो भाजपा कुछ इस तरह से है, वो जहां सत्ता में आती है वहां फिर सब ठीक हो जाता है, और जहां नहीं होती है या तो हटाई जाती है, फिर वो नोटोरियस बच्चा जाग जाता है। फिर कुछ घटनाएं आप देखते हैं, ये सब होते हुए देखते हैं। तो उसको कैसे टेम करे, उसको कंट्रोल कैसे करें, ये चीज़ें जो है ये इन विपक्षों को सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीख पाएंगे अब भी, इतने समय बाद भी, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो राजनीति करे ही नहीं, क्योंकि फिर भाजपा की जो राजनीति है उसका जवाब उनके पास नहीं है, वो कर नहीं पाएंगे फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग एक सवाल ये इस्तीफों के दौर से ये निकलता हुआ दिख रहा है, क्या आरजेडी और जेडीयू में लगभग सब सही है? और इसके बाद में अब ये सवाल पे भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे कि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम बदलती हुई दिख रही थी और घटना में एक नया मंत्री का नाम शामिल हो गया, हालांकि उनके पिता जो हैं जगदानंद जी वो खुद आरजेडी के अध्यक्ष हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि वो कितने दिन आरजेडी के इस पद पर विराजमान रहते हैं। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। दोनबास में जीत की और यूक्रेनी वायुसेना ने 24 घंटे में किए 29 हमले और लगातार जेलेंस्की का इससे उत्साह बढ़ा है और जेलेंस्की ने बयान किया है कि हम रूस को उखाड़ फेंकेंगे अपने देश से। तो इस बयान को लेकर जिस तरीके से वो उत्साहित हैं और लगातार जो यूक्रेनी सेना है, जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ था, हम पहले दिन से अगर बात करते आए थे, ये रूस की तरफ से दावा किया गया था कि हम 1 महीने में ही यूक्रेन को बिल्कुल निस्तानाबूद कर देंगे, और ये पलटवार होता हुआ दिख रहा है। और ये युद्ध अभी कितना और आगे दिनों तक चलेगा और इस युद्ध के क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि रसिया को भी खदेड़ने का काम कर रहा है यूक्रेन, ये बहुत बड़ी यूक्रेन के लिए उपलब्धि है और जेलेंस्की इसको लेकर काफी उत्साहित है, क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल है एक्चुअली रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। पुतिन साहब ने मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मिसकैलकुलेशन कर दिया जिसका परिणाम अभी रशिया खुद भुगत रहा है। मतलब कि यूक्रेन, देखिए यूक्रेन हमेशा से, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हो तो, अगर नहीं भी रहे हो तो मेरा तो ये कहना है कि आप इतिहास पढ़िए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ जो सीखने को मिलती है। यूक्रेन चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, यूक्रेन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस दोनों युद्ध का हिस्सा रहा है। यूक्रेन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यूक्रेन जो है वो मिनरल रिच के साथ साथ इतने रिसोर्सेज हैं उस देश में कि वहाँ जो भी जिसका भी कंट्रोल होगा वो ऑयल तो है ही है, लेकिन मिनरल्स बहुत अलग अलग तरह के, और उसकी खुद की एक डाइवर्सिटी है। तो एक ऐसा रिसोर्सफुली रिच देश है वो कि वहाँ आप चाहेंगे बिल्कुल के, मतलब कोई भी जो बड़ी महासत्ता है वो चाहेगी कि अपना खुद का कंट्रोल हो, पर वो कंट्रोल पाने के तरीके अब बदल गए हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये नहीं चलता है वही, लेकिन करने के तरीके अब अलग हो गए हैं। अब ये जब शुरू हुआ था तब हम उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे। कुछ हमारे मित्र हैं जो कुछ स्विट्ज़रलैंड में है, कुछ यहाँ पे लंदन में है जो पत्रकार हैं, तो हमारी उनसे बात हो रही थी। और एक मित्र हमारे अमेरिका में काम करते हैं, अच्छे बड़ा अखबार है वहाँ पे, उसकी डिजिटल साइट पे काम करते हैं। हम बात कर रहे थे उनसे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि हो उनकी नज़र से क्या हो रहा है, क्योंकि उनका नज़रिया पूरा अलग है। हम यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। तो हमारे जो ये स्विट्ज़रलैंड वाले मित्र थे जो हाफ इटालियन है हाफ स्विस हैं, तो उनका कहना ये था कि ये गलती है बहुत बड़ी, और ये गलती रशिया ने कैसे कर दी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये गलती है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। हमने कहा यार ये इतना बड़ा, ये रशिया इज़ कंसिडर्ड एज ए बिग बेयर, उसके साथ मतलब मिलिट्री को लेकर अगर आप लड़ाई की बात सोचें तो मैंने कहा तो अमेरिका भी नहीं सोचता कभी, तो यूक्रेन की क्या औकात है।
बोले नहीं ना, वो उसने देखिए, उसने बोले वो वॉर डिक्लेयर नहीं की है, उसने स्पेशल असाइनमेंट डिक्लेयर किया है। तो ही इज नॉट गोइंग टू एक्टेड एज ए, ये वॉर चल रही है। आपको ये पता है ना, ये उसने स्पेशल एक ऑर्डर पास करवाया जिसमें कहा कि ये स्पेशल एक असाइनमेंट है, मतलब युद्ध फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। तो यहाँ पे वो न्यूक्लियर ऐसे उपयोग नहीं कर सकता है, वहाँ वो इतना एक हद से ज़्यादा एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है, उसको एक स्पेशल असाइनमेंट लेना पड़ेगा। तो फिर वो खुल के वॉर नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो यूक्रेन जो है उसके मदद करने के लिए यूरोपियन यूनियन भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, उनको पैसा भी देगा, उनको शस्त्र सरंजाम भी देगा। और ये अगर लंबा चल गया, उसने उस समय बताया था कि अगर ये 1 महीना चल गया मयूर भाई, तो रशिया के लिए फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हम वही होता हुआ देख रहे हैं तब से, तो ये नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है देखिए, दूसरा रशियन जनरल्स जो है वो इसके खिलाफ है, रशियन आर्मी इसके खिलाफ है। यूक्रेन में 2 तो ऐसे बड़े है ही है प्रदेश जो रशियन आबादी वाले, हाँ उसका प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर डोनेस्क के एक का नाम मेरे ख्याल से और एक का नाम कुछ उसी तरह, हाँ ऐसा, हाँ लुहांस्क। तो वो जो 2 इलाके हैं वहाँ तो रशियन पॉपुलेशन जिनको आज़ाद कर दिया गया, घोषित कर दिया गया और रशियन टेरिटरी में उसको शामिल कर दिया गया। आप ये कितने लोग जानते हैं कि यूक्रेन में आज भी नाजिज्म का बहुत बड़ा वर्चस्व है? मतलब कि जो हिटलर ने बनाई हुई पार्टी थी, जो स्वस्तिक के साथ अपना वो सिंबल, वो टैटू वेटू बना के चलते थे, यूक्रेन में आज की तारीख में उन लोगों की तादाद लाखों में है। और दे आर फैनेटिक एंड दे आर हाईली, जिसको कहते हैं ना कि जज्बे वाले लोग हैं, कि मतलब वो हार मानना नहीं जानते, वो कभी मतलब मर जाए तो मर जाए लेकिन हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो उस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। और क्योंकि पिछले 50-70 साल से वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहे हैं, तो इनको आदत सी हो गई है। मतलब इनके लिए नई बात नहीं है, हर 10-15 साल में होता है। तो जब होता है फिर कुछ लाख लोग मर जाते हैं, तो दे आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो उनके लिए वो इसका डर नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कि दुनिया भर से लोग अपने देश वापस गए, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। उनका राष्ट्रपति जो है कहता है कि मैं इस देश को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो वो एक जज्बा है उन लोगों का। हालांकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस देश में अभी कि इसको रिबिल्ड करने में अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स चले जाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते। और उस तरफ जो है रशिया में फिर ये हो गया शुरू कि पुतिन की नीतियों के खिलाफ सवाल उठने शुरू हो गए। ठीक है, जनरल्स बहुत सारे, ये पिछले 2 महीने का आप रिपोर्ट देख लो तो कुछ बहुत बड़े ओलागार्क मर गए। ओलागार्क कहते हैं मतलब कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो उनको फिर वो अलग एक टर्म का मामला है, फिर उसमें लंबी एक टिप्पणी हो जाएगी, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते। पर मान लीजिए बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई है। कुछ जनरल्स की मृत्यु हो गई है ना। तो उस पर भी जो है पुतिन पर उंगली अभी जो है वो तानी जा रही है कि भाई ये आपने किया है। और लोग रशिया छोड़ रहे हैं, मतलब कि वो बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय फ्लाइट जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले वीडियो भी आया था। हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती उन्हें मिलिट्री में भर्ती करने का आदेश दिया गया है। और ये रशियन परंपरा रही है पहले, मदर रशिया कहते हैं, वो मदरलैंड है उनके लिए। तो मदर रशिया के लिए आपको अपनी जान तक देनी पड़ेगी। ये स्टालिन या उससे पहले लेनिन के जमाने से ये है। बोल्शेविक क्रांति भी इसी मुद्दे पे हुई थी, मतलब इसमें से जो कुछ मुद्दे थे इनमें से ये भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है जार के ज़माने में वो लड़े थे, तब भी वो मदर रशिया थी। वर्ल्ड वॉर 2 भी ऐसे ही लड़े वो लोग। तो वहाँ एक तो देखिए लैंडस्केप इतना वास्ट है और इतना डाइवर्स्ड है। और जब ठंड होती है वैसा -50 डिग्री होती है, -60 डिग्री हो जाती है कुछ इलाकों में वहाँ पे ठंड, ठीक है। और -10-12 तो फिर कॉमन है वहाँ पे। और फिर पॉपुलेशन जो है मतलब वो मिलियंस एंड मिलियंस में वो लोग जो है वो एक जमा स्टॉक रखते हैं, मतलब ट्रेंड सोल्जर का, कि ज़रूरत पड़ेगी तो उनको उसमें भेज देंगे। हाँ, तो अब तक वो इसी तरह जीते आए, क्योंकि इसलिए कोई हरा नहीं पाया आज तक। ये शायद पहली बार होगा जहाँ पे वो पीछे हट वो कर रहे हैं। तो वहाँ किरकिरी उनकी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हो रही है, और अपने देश में खुद अपने देश में उनकी जो है पुतिन की जो लोकप्रियता है वो बहुत कम होती जा रही है। और इसका श्रेय जो है यूक्रेन जिस तरह से फाइट की, देखिए बाहर से जितना भी सपोर्ट मिल जाए शोभित भाई, जब तक आप में खुद में अगर लड़ने का जज्बा नहीं है तो आपको कभी कहीं टिक नहीं पाओगे। आपको 50 लोग आके बोल देंगे कह रहे शोभित जिंदाबाद की हम बैठे हैं, पर आप में अंदर वो जज्बा है क्या, वो ताकत है, हिम्मत है? अगर है
तो फिर आप टिक पाते हैं। फिर कोई जो बाहर से मदद मिलती है, बाहर से जो वो फिर जाके आप उसकी हेल्प ले पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। पर पहले तो आपके अंदर जिगर होना बहुत जरूरी, जिगरा होना जिसे कहते हैं ना, वो एक कलेजा होना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देश में है ये। और रशिया तो क्या मतलब, पुतिन ने उसको बहुत मिसकैलकुलेट किया, और मुझे लगता है कि इसी का कारण है कि आज ये उनको दिन देखने पड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर विस्तार से जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो निश्चित ही तौर कहेंगे यूक्रेन के लिए ये उपलब्धि है और रसिया के लिए कहीं ना कहीं डाउनफॉल साबित होता हुआ दिख रहा है। और निश्चित ही तौर पर इससे इस जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे राष्ट्रपति जेलेंस्की की उम्मीद फिर से बढ़ी हुई है और वो छाती ठोक कर कहते हुए दिख रहे हैं कि हम यूक्रेन को फिर से अपनी सरजमी से हटा देंगे। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।